नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के PYQ यानी UPRO और ARO के लिए जो पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र रहे हैं उन सभी को हम अपनी क्लासेस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं UPRO ARO 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसके डिटेल जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स के साथ में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, given below are two statements in which one is labeled as assertion and other as reason। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक आपके अभिकथन को बताता है और दूसरा कारण को बताएगा। ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देने की कोशिश आप लोगों को भी करनी है। तो पहला जो कथन है वो कहता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। रीजन क्या देता है इसके लिए कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर आपसे एक बात पूछी जा रही है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का जो क्वथनांक है वो घट जाता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। दो अलग चीज है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे पानी का क्वथनांक घटेगा और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए फॉल्स है लेकिन आर सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड डी ऑप्शन है आपका ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो ध्यान से कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने की वजह से पानी का क्वथनांक घटता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब कारण की बात कर लेते हैं। क्योंकि कारण मतलब क्योंकि रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। तो ये क्या है, ये जो इसका रीजन है वो हो जाएगा आपका गलत। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऊंचाई के साथ में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है यानी घट जाता है। दाब क्या होता है, प्रेशर जिसको कहते हैं हम किसी भी जो सतह है उसके क्षेत्रफल पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो जाता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से पानी का क्वथनांक भी घट जाता है। यानी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय प्रेशर जो है या वायुमंडलीय दाब कम होता है जिसकी वजह से क्वथनांक घट जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कथन है वो तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक आप देख सकते हो, जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर खाना बनाने में कठिनाई आती है क्योंकि क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। या वायुयान में जो बैठे हुए यात्री हैं फाउंटेन पेन से शाही का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाता है और खाने को पकाने में काफी समय लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या सिटीज इज या आर नॉट सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा या कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, नहीं है पूछा है कौन सा है। ऑप्शन है एक गजनी, कंधार या फरगना, समरकंद। इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो गजनी और कंधार ये दोनों के दोनों जो हैं वो वर्तमान अफगानिस्तान में हैं, जबकि फरगना और समरकंद ये जो शहर हैं वो उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, ये आते हैं उज्बेकिस्तान में जबकि ये दोनों आते हैं आपके अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से एक और तीन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो कंधार और जो फरगना और समरकंद है वो यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपको बताना वर्तमान समय में गजनी और कंधार ये हैं। एक और तीन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है या नहीं दे रखा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं है पूछा है तो नहीं है, दो और चार हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सुल्तान्स ऑफ सैयद डेंसिटी, यानी सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम कौन सा होगा। सबसे पहला है खिजर खान,
दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है मुबारक शाह और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। इनमें से इनका सही क्रम बताना। अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है उनके जितने भी वंश रहे हैं, ठीक है, जिसमें गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक जितने भी डेंसिटीज रही हैं उनको आप ऑर्डर में याद कर लीजिए, ठीक है, और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, गाय खाए तसले में, ठीक है, इसको हम ऐसे ही याद करते थे तसले में। तो ग यहाँ से हो गया गुलाम वंश, ख से हो गया खिलजी वंश, तै से हो गया आपको बताना है कौन सा वंश, और सै से सैयद वंश और ल से लोधी वंश। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैयद वंश के जितने भी जो राजा रहे हैं या सुल्तान रहे हैं उनका क्रम आपको यहाँ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आते हैं खिजर खान, ठीक है, तो पहले नंबर पर है खिजर खान। इसका जो समय रहा है वो है 1414 से लेकर के, सबसे पहले यही आए 14 से 14 से लेकर 21 तक का इनका समय रहा। उसके बाद है मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह का जो समय है वो है 1421 से लेकर के 34 तक इनका समय रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह का जो समय रहता है वो है आपका 1435 से लेकर के ये रहे, या 1434 और 35 से लेकर के 45 तक ये रहते हैं मोहम्मद शाह। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका जो समय है वो 1445 से लेकर के 51 तक रहता है। तो इनको कालक्रम के हिसाब से सेट करना है, तो 1 3 2 4 यही होगा ना। सबसे पहले खिजर का, फिर मुबारक शाह, फिर उसके बाद आता है महमूद शाह, और फिर आता है 1 3, कौन सा हो जाएगा 1 3 2 4, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टेज है, ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर कोडेड कार्बन रेसिस्टर विद द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड rings of brown green black color. what is the current flowing through the resistor? पूरे हरे और काले रंग के पहले दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ में रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध है जिस पर 15 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाया जाता है। तो बताना है प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, कितने एम्पियर की उसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो धारा, ठीक है, व्हाट इज द करंट फ्लो, तो करंट का क्या मतलब होता है, करंट इज इक्वल टू होता है हमेशा जो भी वोल्टेज है जितने भी वोल्ट के हैं अपॉन रेसिस्टेंस, या प्रतिरोध जितना भी लग रहा है तो वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना हो जाए 15 वोल्ट का है, और रेसिस्टेंस कितने का दे रहा है 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर कोडेड कार्बन रेसिस्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, तो 15/15 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें और इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही बताना है आपका। यानी कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन आपको बताना है, उनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोइल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ इरोजन। यानी स्टार्टिंग कैसे होती है और कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है खेत से उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है ऑप्शन दिया है गली इरोजन यानी अवनालिका क्षरण, दूसरा स्प्लेश इरोजन, तीसरा है रील इरोजन यानी नलिका क्षरण, और चौथा है शीट इरोजन। इनको आपको क्रम में सेट करना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो बूंदाबांदी से होते हैं, तो स्प्लेश इरोजन यानी बौछारी क्षरण होगा, यानी पहले आपका आएगा 2। अब 2 कौन कौन से ऑप्शन में है, बी में और डी में, ठीक है। इसके बाद में जब स्पेस इरोजन हो जाता है, बौछारी क्षरण हो जाता है, देन इसके बाद में आता है शीट इरोजन यानी ऊपर की एक परत हटनी शुरू हो जाती है, देन फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा 2 4 3 1। बाकी के भी बता देती हूँ। तीसरे नंबर पर होगा रील इरोजन यानी नाली बनना शुरू हो जाती है, और फोर्थ नंबर पर आपका हो जाता है पूरा का पूरा स्ट्रीम चैनल यानी एक बहुत बड़े एरिया में से परत गायब होनी शुरू हो जाती है जिसे हम कहेंगे स्ट्रीम चैनल इरोजन या धारा चैनल क्षरण, इसका सबसे लास्ट होता है। और इससे पहले यानी 5वां जो चरण होता है इसका वो स्ट्रीम चैनल होता है, इससे पहले एक आ जाता है आपका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया अवनालिका क्षरण या प्रदन जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा स्प्लैश जो बौछारी होती है, दूसरा है सीट इरोजन, तीसरा है री इरोजन, फोर्थ गली इरोजन, एंड फोर्थ जो फिफ्थ होता है एक्सट्रीम लेवल पर वो होता है स्ट्रीम चैनल इरोजन। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है, यानी महान्यायवादी के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए उनको बताना है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा है he is not entitled to the privileges of a member of parliament, यानी वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी वो आपको बतानी है। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है संविधान में। और ये देश का कौन होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई करने में, उनके भाग लेने में, या उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना किसी वोट के यानी मताधिकार के बिना बैठ सकता है, यानी भाग ले सकता है। और बाकी उसको संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार जो मिलते हैं वो उन सभी का अधिकारी होता है। तो आंसर आपको बताना है करेक्ट। यानी क्या वो प्रधानमंत्री की मर्जी तक रहता, नहीं, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करता है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि उसको सभी वे सारे के सारे सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं जिसका एक संसद सदस्य अधिकारी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ना तो एक सही है और ना ही दो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। ये आपने देखा होगा, जब हम पेंसिल डालते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सभी आपको बताना है किस वजह से है, कारण बताना है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की वजह से है, लाइट स्कैटरिंग प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से है, अपवर्तन की वजह से यानी रिफ्लेक्शन की वजह से है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन जिसको हम कहते हैं। इसकी कुछ अन्य घटनाएं, जैसे किसी भी बर्तन की तली में जो पड़ा हुआ सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या नदी के जो तल में पड़ी हुई मछली है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देती है। या इसका एक सबसे अच्छा ये होता है कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले ही दिखाई देने लग जाती है, यानी लालिमा छा जाती है, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी रिफ्लेक्शन का ही एक कारण है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये सारे रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, यानी एक अभिकथन है दूसरा कारण है, वो आपको बताना है। तो पहले अभिकथन देखते हैं। 5 आइज इज एन इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज, यानी जिसको 5 आंख कहते हैं, 5 अलायंस जिसको कहा गया है, वो उसमें 5 कंट्री शामिल हैं जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आते हैं। इन 5 आइज को क्या कहते हैं, एक खुफिया गठबंधन है, ठीक है, 5 देशों का, और ऐसा इसमें कहा गया है। कारण दिया है, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देश के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि ये खुफिया गठबंधन है 5 देशों का, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश शामिल हैं। इसका जो विकास है वो सोवियत संघ रूस के खतरे को ध्यान में रखते हुए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो खुफिया चीजें शेयर करता है। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से ये जो इनके सबके कॉमन हित होंगे, यानी समान हित के खुफिया जानकारी को आपस में साझा करते हैं। और इसका एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि खालिस्तानी नेता जो उस हरदीप सिंह निज्जर थे, उसकी हत्या को भारत से जोड़ने के जो हालिया आरोप थे, वो उन आरोपी में 5 आइज को चर्चा में ला दिया था, ठीक है। तो उस समय पे ये काफी चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो 5 आइज 5 देशों को शामिल करता है, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो रशिया के अगेंस्ट में इस गठबंधन का गठन हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। ये असर्शन है, एक असर्शन दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसका आपको ध्यान रखना है।
तो pulses when included and in intercropping with cereals act as complementary crops. रीजन दिया गया है कि जो मूसला जो प्रणाली है, प्रमाणी वाली जो दलहने हैं, रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जो अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, उनके साथ में एक इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से यानी अंतर सेशन के रूप में शामिल होने पर जो दलहन फसलें हैं वो पूरक फसलों के रूप में काम करती हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम कर रही होती हैं। जबकि जो मूसला जड़ें हैं, ठीक है, वो प्रणाली दलहनी रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाज की फसलों के साथ पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। तो क्या ये कहीं पे फिट बैठ रहा है? तो ये बात तो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बोथ A and R are true, but R is not correct explanation of A. तो आंसर आपका हो जाएगा B, क्योंकि अनाज वाली फसलों के साथ में इंटरक्रॉपिंग के रूप में शामिल होने वाली दलहन फसलें पूरक फसल के रूप में काम करती हैं। यानी हम क्या करते हैं, बीच बीच में गेहूं के साथ जैसे चना उगा दिया, ठीक है, या किसी और फसल के साथ कुछ और फसलों का कॉम्बिनेशन करके बो देते हैं, जैसे जौ के साथ मटर बो दिया। ये वहीं पे जो रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसलें हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह से नमी ग्रहण करती हैं, जबकि जो मूसला जड़ प्रणाली यानी बहुत डीप तक जो जाती हैं या फिर अन्य फसलें हैं वो मिट्टी की निचली परतों से नमी ग्रहण करती है, ठीक है। तो मूसला जड़ प्रणाली जिनकी जड़ें काफी गहरी हैं, वो कहाँ से, वो बहुत नीचे से जा करके नमी को लेकर आती हैं, जबकि जो रेशेदार जड़ प्रणाली है वो सतह की जितनी भी नमी है उसको प्रयोग करती है, इसीलिए उनमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कॉम्पिटिटर की तरह वो काम नहीं करती हैं। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल क्रम के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है, यानी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। इसमें से कौन सा सबसे पहला हुआ और कौन सा सबसे लास्ट में, ये आपको बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की खोज, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज, और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की खोज, ये आपको बताने हैं कौन कौन से समय पे हुई। तो सबसे पहले तो जो इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, किस किसने इनकी खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो पाई मेसन की खोज 1935 में एच युकावा ने की थी, ठीक है, सबसे पहले एच युकावा इनका नाम था, एच युकावा। 1935 में इसकी खोज हुई। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की? चैडविक ने की थी, ये आप सभी को याद ही होगा। 1932 में चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन, ये सबको पता होगा, और सबसे पहले इसी की खोज हुई थी 897 में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की खोज हुई 909 में, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। 909 गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, गोल्डस्टीन, लिखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले खोज हुई इलेक्ट्रॉन की, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 किस ऑप्शन में है, इनमें है। सेकंड खोज हुई प्रोटॉन की, क्योंकि 909 में हुई थी, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन रहेगा, ये हो गया। अब 2 ऑप्शन में है। इसके बाद में पाई मेसन की जो खोज है वो तो पता है 935 में है, तो सबसे लास्ट में आएगा। और सेकंड पे आती है आपका किसकी खोज? न्यूट्रॉन्स की खोज। न्यूट्रॉन्स की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना। या इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसमें पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी, ये आपको याद रखने हैं। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन अलग है, न्यूट्रिनो अलग है। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली ने की थी, और हिग्स बोसन कण जो इनकी खोज 1964 सबसे लास्ट में हुई थी, जिसकी खोज की थी पीटर हिग्स ने। हिग्स बोसन कण भी उनको कहा जाता है, ये भी आपको कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below 2 स्टेटमेंट दे रखी है, in which one is labeled as assertion and second रीजन दे रखी है, बताना है कि क्या ये उसके लिए सही है। तो क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, क्या ये बात सही है? तो ये बात तो सही है, क्योंकि उनको पहले एक्सपीरियंस हो चुका था, वहां पर भी उन्होंने सविनय अवज्ञा किया था। नेक्स्ट है, सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, ये इसका कारण बता रहा है। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी फॉर मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस फॉर ए कॉज।
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जो जुझारूपन है उनको देख करके गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये भी बात सही है। तो ये इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है कि हाँ, पहले उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर देखा कि भारतीय जो लोग हैं वो उनके अंदर जुझारूपन है, उनको विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी भी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो बताना है कौन सा आंसर होगा। तो ए आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दरअसल गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने आंदोलन जो किए उनमें उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए एक पृष्ठभूमि और अनुभव प्रदान किया था। और दक्षिण अफ्रीका के जो भी उनके अनुभव रहे थे उन्होंने उनको प्रेरित किया कि भारत के जितने जो लोग हैं वो काफी संघर्ष में बलिदान दे सकते हैं, इसीलिए ये दोनों उसकी व्याख्या करता है। और फिर उन्हीं के हाथ पर ये सबसे पहले आते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, सविनय अवज्ञा से योग सब आंदोलन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है, पर एनम ग्रोज टू 540 in 5 years, the same amount at 9% simple interest per annum in 3 years will grow to be। यानी एक धनराशि है जो 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। दो राशियां यहाँ पर, मतलब एक राशि दी गई है, मान लीजिए कि वो राशि है एक्स, ठीक है। अब ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट कितनी दी गई है, 7% के हिसाब से दी गई है। टाइम कितना दिया गया, 5 साल के लिए। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर लें तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाता है PRT/100। ये फॉर्मूला होता है PRT/100। तो P कितना है यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, प्रिंसिपल तो कितना है, लेकिन R इंटू टी करके देख सकते हैं हम। तो R इंटू टी यहाँ पर मैं कैसे करके दिखाऊं, क्योंकि प्लेन पेज नहीं है, फिर भी मैं एक सेकंड के लिए प्लेन पेज ले लेते हैं एक, उस पे हम करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कर ले रहे हैं कि मान लिया P आपका है x रुपए, P इज इक्वल टू x है, और SI क्या हो जाएगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट कैसे हो निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का हमें पता नहीं है, तो P इंटू आर इंटू T/100 आपका होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट 540 हो जाता है माइनस एक्स, यानी इतना ही कुछ निकलेगा। जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, अगर ये एक्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, आर कितनी है, आर कितनी कितने 7% की थी, और टी कितना था 5 ईयर के लिए, बाई 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करके देखना है, तो सोल्व करने के बाद में ये हो जाता है आपका 130। जब कैलकुलेशन हम यहाँ पे इसकी करेंगे बाई 100 है ये, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन होगा जिसमें एक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पर आ जाती है आपकी 400। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सोल्व करने के बाद में, 400 आ जाएगी जब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है वो कितना निकलना है, और मिश्र धन इसका क्या होगा वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ की तरफ भी फोकस कर लीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अदरवाइज हम इसको जरूर बता देते। वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको क्लियर ही कर देती हूँ, लो बता ही देती हूँ भाई। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, 400 सोल्व करेंगे तो, एक सेकेंड, एक ज्यादा लिखने में थोड़ी समस्या आती है और कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से 400, उसको जब सोल्व करेंगे तो 9% सालाना जो ब्याज दर है उसमें 3 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 400 इंटू करेंगे 9, और 3 साल के लिए बताना है, डिवाइड बाई 100, 9 27, 27 चौक कितना होता है 108, 108 हो जाता है। और इसमें पी कितना था, पी था पी आपका 400 था, यानी एक्स की वैल्यू 400 थी और सिंपल इंटरेस्ट 108, तो टोटल मिला करके कितने आ गया 508 आ गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था वैसे ये क्वेश्चन। और इस तरह के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 12, ये कौन सा 10 11 12, तो आंसर कितना आ गया हमारा 508 हमारा आंसर आ गया था। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। यहाँ से मैच करना है आपको, दो सूचियां दे रखी है
जय वर्मा सिन्हा, मनोज नाथ, श्रेया थिप्सन और डॉक्टर महमूद मुज्जू यहाँ पे लिस्ट 2 में दे रखी है। ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक। नेक्स्ट है पीएम ऑफ थाईलैंड। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड एंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। तो आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। तो अब मैच कर लीजिए, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा मनोज नाथ, ये टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक रहे हैं। तो ए का आपका हो गया 3, ए का 3, बी का कौन सा हो गया, बी का हो गया 1। अब 2 मैच कर सकते हो आप। श्रेथा थिप्सन ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, थाईलैंड की पीएम थी। और उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मुज्जू ये मालदीव के राष्ट्रपति। 3, 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और उनको स्थापना कौन से शहर में है ये आपको बताना है, मैच करना है। तो सबसे पहले है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये बता ही सकते हैं आप कि शुष्क एरिड फॉरेस्ट कहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा है हिमालयन फॉरेस्ट यानी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये तो आपको पता ही होगा। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्यों की वानिकी जो अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करती है। यहाँ पर पूछा कितने युग्म सम्मिलित हैं, सही बताने 4 में से कितने सही हैं। तो आपको पता ही होगा जब एक गलत हो गया तो कितने होंगे, 3। हिमालय कहाँ पर है, अभी अभी मैंने बताई है शिमला में। तो शुष्क वन अनुसंधान ये जोधपुर में, बिल्कुल सही बात है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में स्थित है। ठीक है। और इसके बाद में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जबलपुर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑस्मोसिस यानी परासरण जिसको कहते हैं उसके संदर्भ में बताना कौन से कथन सही हैं। इफ द सेमी permeable membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution। यानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है, तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। तरासन इसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस यानी विलायक के प्रवाह की जो ये प्रक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम परासरण इसको कहेंगे। तो आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा, 1 और 2 दोनों, या केवल 1, या फिर कोई भी नहीं, या फिर 2। तो आंसर केवल इसका 1 सही होगा। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली में जो सोलवेंट है और सॉल्यूशन है इन दोनों के मध्य रख दिया जाता है तो विलायक के अणु झिल्ली में से निकलकर जो शुद्ध विलयन है उसकी ओर प्रवाहित हो जाएंगे। इस प्रकार 1 सही हो जाता है। वहीं विलायक के प्रवाह की जो ये प्रक्रिया है वो खुद ही परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाती है। अगला क्वेश्चन यूपी बजट 2023-24 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो द साइज ऑफ द बजट इज 7,60,000 करोड़, ये इसका बताना है। सेकंड है जो फिस्कल डेफिसिट था एस्टिमेटेड टू बी एट 84,883.16 करोड़ यानी राजकोषीय घाटा इतना था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यहाँ से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो केवल 2 इसका आंसर सही होगा, 1 इसका आंसर जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि इतना नहीं था, लगभग 7 के आसपास यानी 690 समथिंग, 6.90 था। तो इतना बड़ा बजट नहीं था, 6.90 समथिंग करोड़ रुपए था उत्तर प्रदेश का बजट। और जो राजकोषीय घाटा था वित्तीय अनुमान 84.883 ये सही है, जो कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 3.48%, 3.48% के आसपास में रहने का अनुमान लगाया गया था। जो देश के जीडीपी में यूपी का योगदान है वो आपको बताना है कितना होता है, 8% के आसपास रहता है। और पिछला साल जो वित्तीय वर्ष 2023-24 था उसके लिए जीएसडीपी में 19% अनुमानित की गई थी, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष में जीएसडीपी 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने हैं। जल्दी आपको बताना है कौन सा कब हुआ। प्रख्यात संख्याविद सीआर राव का निधन, रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली
जक्की का हैदर का निधन और भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन या भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? ये 2023 में ही सब लोग मरे थे, उस टाइम के करंट इवेंट था, तो उस समय पे आपको याद ही होगा। तो जो बिंदेश्वर पाठक थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 2023 को ये मरे थे। इसके अलावा CR राव का निधन हुआ 22 अगस्त 2023 को। उस्ताद अली हैदर का निधन हुआ 8 सितंबर 2023। MS स्वामीनाथन का भी 28 सितंबर 2023। तो ये 2023 की घटनाएं हैं, अगस्त सितंबर की। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज टू लास्ट। जो बीज गुणन के चरण हैं उनको बताना है, उन पर आपको चर्चा करनी है, शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में है। तो सबसे पहले क्या आएगा? न्यूक्लियस सीड आएगा आपका, केंद्रक बीज सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में आता ब्रीडर सीड, ये इसके बाद में है फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड, उसके बाद में आता पहले फाउंडेशन, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड के बाद में प्रमाणीकृत बीज बनते हैं। तो ये प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक होता है, इसकी 4 स्टेज। तो सबसे पहले न्यूक्लियस यानी 4th नंबर वाला आया, फिर प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड, देन इसके बाद में आता है आधारीय बीज, फिर सर्टिफाइड सीड्स होते हैं। इसके बीच में एक और होता है जिसको हम रजिस्टर्ड सीड भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं और इसके कारण दे रखे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। क्या भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद में बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, इन सभी का स्थान आता है। तो भारत सबसे बड़ा, उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, देन थर्ड पे चीन है। ये 3 आपको याद रखने हैं। इसके बाद इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन। क्या ये सही बात है कि जूट जो है उसका संबंध पीली क्रांति से है? तो पीली क्रांति का संबंध आपको पता ही है, तिलहन से है, ठीक है, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति का, तो ये तो आपका हो गया गलत। जूट का जो उत्पादन है वो कौन सी क्रांति से थे? तो गोल्डन फाइबर जिसको कहा जाता है, गोल्डन गोल्डन फाइबर के नाम से ही जूट को जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर की क्रांति के नाम से जूट उत्पादन संबंधित है। तो ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और राज्यों के हिसाब से बात किया जाए तो जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान पश्चिमी बंगाल का, फिर बिहार का और फिर असम का आता है। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, विच वन इज लेबल एज असर्शन, एंड सेकंड रीजन दे रखी है। रोस्कोमोस लूना 25 मिशन टू मून वाज एम्ड एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून। रोस्कोमोस का जो चंद्रमा पर लूना 25 मिशन भेजा गया, उसका उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। ठीक है, ये कथन है। कारण बताया गया है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑटोमिस मिशन या ऑटोमिस समझौते के खिलाफ में अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। यानी रशिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन अगेंस्ट US लेड आर्टेमिस मिशन। ये आपको बताना है कौन सा सही है, या ए सही है या आर सही है या दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। तो रोस्कोमोस का जो चंद्रमा पर लूना 25 मिशन है, उसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना। चंद्रमा के ध्रुवीय जो यानी सतह सामग्री है उसकी संरचना, और चंद्रमा का जो ध्रुवीय बाह्य मंडल है उसके प्लाज्मा और धूल कणों का अध्ययन करना था। ठीक है, उसके धूल कणों का अध्ययन करना था, उसके वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना था। तो ये तो हो गया गलत। इसके बाद में रूस और जो चीन है मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान मिशन है उसका निर्माण चंद्र की सतह या चंद्रमा की कक्षा में किया जाएगा। जो चंद्र के अन्वेषण या चंद्र पर आधारित यानी लूनार बेस्ड अवलोकन या बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग, तकनीकी सत्यापन, इन सभी जैसी जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनको पूरा करेगा। ILRS का निर्माण चीन और रूस के द्वारा ही किया जा रहा है। और जो आर्टेमिस कार्यक्रम है नासा का ही है ये आर्टेमिस समझौता। कब शुरू किया गया था? 2020 में इसे शुरू किया गया था, जिसके तहत 2024 तक चंद्रमा पर एक पुरुष और एक महिला यात्री भेजना है आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य। अगला है क्वेश्चन, X% of Y is equal to Y% of dash।
ये क्वेश्चन मिलता है, y% के किसके बराबर है, y% के किसके बराबर है। तो a का y% और y आपको बताना x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ क्वेश्चन मार्क, बस इतना आपको ध्यान रखना, y% ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब बताना x बाई x के है या 100x के है या x बाई 100 के, नन ऑफ दी अबव। तो मान लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि a का जो y% है वो इक्वल हो गया y का x% के, y का x% की, दैट मीन्स की a का y% इज इक्वल टू क्या है, y का x% के बराबर है। तो y का x% का मतलब हो गया y मल्टीप्लाई x% इज इक्वल टू किसकी होगा, a मल्टीप्लाई y%। अब इसका परसेंटेज हटाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इसके भी डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। अब डिवाइड बाई 100 करते ही क्या हो जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, एक्स से आप सॉरी वाई से कट गया आपका वाई, तो यहाँ पे बचता है आपका x, यहाँ पे बचता है a, तो x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू हो गया a के, सिंपल सा था। यानी y% ऑफ x इज इक्वल टू a% ऑफ y हमने कर दिया, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया y(x) इज इक्वल टू ए वाई, वाई से y कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके आ गया, a के। इसलिए y का जो x% है वो किसके बराबर आ गया, x के y% के, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो किसके बराबर आ गया, x के। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश जो भाग है वो शुष्क रहता, तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दे रहे हैं इसके लिए, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश उत्तर भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक प्रभाव के हिस्से में रहता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सर्दी के मौसम में अधिकांश जो भारत है वो पश्चिमी विक्षोभ में रहता है, ठीक है। शीत ऋतु के दौरान जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक प्रभाव का जो प्रभाव है वो केवल तटीय भागों में रहता है, ठीक है। जब उल्टी हवाएं चल रही होती है, लौट रही होती है मानसून, तो केवल तटीय भाग में आप देखेंगे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण वहां पर वर्षा होती है, और इन पर जो पवने हैं उनका प्रभाव देश के अधिकांश हिस्से में नहीं होता है। जो उत्तरी जो भारत का जो क्षेत्र है उसमें हल्की बारिश जो होती है वो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो कारण इसका हो गया बिल्कुल गलत, ए केवल सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट करनी है आपको, एक और दो, एक में डांस दे रखे हैं, दूसरे में स्टेट दे रखे हैं, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, स्त्रिया, कथक। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, ये इतने आसान से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आप बहुत ही आसानी से जिनसे नंबर ले सकते हैं। तो भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये हो गया आपका। इसके बाद में इसको आप 1 2 3 4 नंबर दे लीजिए ताकि आसान से करें। स्त्रीय नृत्य असम से संबंधित और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, ए का 1, बी का 3, इसके बाद सी का 4 और डी का 2, तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चरकुला जो डांस है यूपी का, इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, चरकुला नृत्य के संदर्भ में बताना है कौन सा होगा, यूपी का एक डांस है चरकुला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, बता देते हैं मैं, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हालांकि ये मैंने बता दिया तो आसानी से आप कर सकते हैं। इट इज डांस परफॉर्म इन द अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल गलत, ये कहाँ पर किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े और लंबे गोलाकार लकड़ी के पिरामिड जैसे हैं उनको बैलेंस करती हुई कान्हा जी के गीतों पर नृत्य करती हैं, और नृत्य होली के टाइम पर किया जाता है, ठीक है। तो इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं। वुमेन बैलेंस लार्ज मल्टी टायर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड्स ऑन देयर हेड, डांस टू सॉन्ग्स अबाउट कृष्णा, बिल्कुल सही बात है, यही मैंने अभी बताया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी, केवल 2 सही है, 1 गलत हो जाएगा क्योंकि ये अवध क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इफ द 25th of October in a year is Thursday, किसी भी साल में 25 अक्टूबर को क्या है, थर्सडे है, तो आपको बताना उस महीने सोमवारों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन है 25 अक्टूबर को क्या हो गया आपका, मंडे, ठीक है, सॉरी थर्सडे दे रखा, क्या है, थर्सडे है।
अब थर्सडे के बैक में जाओ, कितने दिन हो गए हैं, उससे पहले 24 दिन आ चुके हैं, जिसमें से 7 या 21 दिन ऐसे रहे होंगे जिस दिन, इसके बैक में जाओ तो 7 या 21 माइनस कर दो। माइनस करते ही आपको कितनी तारीख मिलेगी, 4 अक्टूबर समथिंग मिलेगा। यानी 4 अक्टूबर को भी क्या रहा होगा, थर्सडे रहा होगा। अब थर्सडे 4 अक्टूबर को है, उसके बाद में क्योंकि क्या होता है ना, सप्ताह में 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो 4 अक्टूबर को थर्सडे है, 3 को क्या होगा, वेडनेसडे, उसके बाद में 2 को आपका होगा ट्यूसडे और 1 को होगा आपका मंडे। यानी 1 अक्टूबर को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। पूछा उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी, तो 1 तारीख को मंडे है, फिर उसके बाद में कितने तारीख को आएगा, 1 को मंडे, 7 जोड़ दो 8 को मंडे, उसके बाद में 15 को मंडे, देन 15 और 7 22 और 22 और 7 29, कितने आ गए 29, 29 लिखा नहीं जा रहा है, 29, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 मंडे हो गए। ठीक है, तो अक्टूबर माह में सोमवारों की संख्या होगी 5। अगला क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी आगे भी बढ़ा सकते थे कि मान लिया 25 तारीख को गुरुवार है तो 26 को शुक्रवार, 27 को आपका हो जाता है शनिवार, 28 को आपका हो जाता है संडे, और फिर उसके बाद में 29 को मंडे। अब 29 को मंडे तो बैक कर लीजिए, 29 माइनस 7 ऐसे ऐसे करके भी काउंट करोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और कारण दे रखे हैं। द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन हैव ए थिकर वेजिटेरियन कवर कंपेयर टू द साउदर्न स्लोप्स। हिमालय की उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी की तुलना में अधिक वनस्पति आवरण है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में कम वनस्पति आवरण है। कारण क्या है, जो नॉर्दर्न साइड है वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। हिमालय की दक्षिणी ढलान जो होते हैं वहां पर क्या होता है, उत्तर पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए वहां पर वनस्पति का जो आवरण है वो काफी ज्यादा है। तो पहला आंसर हो गया आपका गलत। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी ढलानों पर ज्यादा वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, बी इसका ऑप्शन आंसर सही होगा। इवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, वही असर्शन और रीजन वाले हैं। राजा राम मोहन राय वाज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी, एक बंगाल वीकली। संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी, बंगाली साप्ताहिक, उसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। तो क्या ये सही बात है, ये बतानी है आपको। तो हाँ, ये सही बात है कि बंगाली साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय उसके संपादक थे। 1821 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका संपादन किया था। एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की थी, ये उनका मुख्य था, और उनकी समाप्ति के लिए अभियान भी चलाया था। तो अगला लाइन भी यही है कि हिज आर्टिकल कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिश्ड इन इट। तो विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। बिल्कुल सही बात है, तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैच करना है इनको। फजल उद्दीन हुसैन, फजल उद्दीन, इसको फतूह, कहीं कहीं पे इसका नाम ये भी मिलता, फतूह उस सलातीन, कुछ ऐसा करके नाम मिलता है इसका। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक है, या ये उपाधियां दी गई हैं और इसके साइड में इनको बताना है, या सॉरी किताबें दी गई हैं और बताना है किसने कौन सी लिखी थी। अगली है फुतह ए फिरोज, फुतह ए फिरोज शाही, एतबार ए खनाजद, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है खजैन फतू, खजैन उल फतू है इसका पूरा का पूरा नाम। तारिक ए फिरोज शाही, तो तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है, ये बहुत आसान, तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो सी का आंसर हो गया यहाँ पर 4, सी का 4 करेक्ट मिलाना है आपको। तो सी का 4 किस किस में है, ए और बी में है। सी का 4 जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, यानी सी का आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। इसके बाद में खजैन उल फतू, खजैन उल फतू ये रचना है अमीर खुसरो की। डी का हो गया आपका 3, डी का 3, हाँ। उसके बाद में है फजाउद्दीन हुसैन, फतू सलादीन या फतूहत ए फिरोज शाही। ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन
समझ से बाहर हो रहा है। आप इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। यहाँ से तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी की थी, खज़ैन उल फतू ये अमीर खुसरो की थी। तो सी का होना चाहिए 4, सी का 4, हाँ ठीक तो है, सी का 4, डी का 3, सी का 4 और डी का 3, तो आंसर ये होगा आपका 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद शीशे की खिड़कियों दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, रीजन दे रखा है कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए कार विद क्लोज ग्लास विंडो एंड डोर इज सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक, ये बतानी है। तो ये तो होगी सही बात। रीजन दे रखा है इसका कि जो बंद कार है एक्चुअली एक क्लोज्ड कार बिहेव लाइक ए होलो कंडक्टर, सो चार्जेस कैन नॉट एंटर इनसाइड द कार। तो हाँ ये सही बात है, तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी भी खोखले चालक के भीतर में विद्युत जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और यदि उसे चार्ज कर दिया जाए या आवेश किया जाए तो संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। इसी तरीके से दरअसल जो बंद शीशे की खिड़कियां और दरवाजों वाली कार होती हैं वो एक खोखले चालक की तरह बिहेव करती हैं। इसी कारण उसमें बैठे हुए व्यक्ति के पर जो आकाशीय बिजली है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः खोखला गोला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की प्रकृति का होता है। दोनों ही इसके सही और इसके सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। राइन रिवर is an important pathway for industrial activity in northern Germany. राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है कि पोर्ट ऑफ रोटरडम जो बंदरगाह है वो इसके मुहाने पर है। तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कथन सही है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, आल्प्स आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये यूरोप का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। राइन और रूस जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक मुख्य जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र वो भी राइन नदी के बेसन में ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो वोन शहर है एक बेसल शहर है वो भी इसी नदी के मुहाने पर है। और नीदरलैंड में जो बंदरगाह है रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में लिखा नहीं जा रहा है इस पेंसिल से, नीदरलैंड बंदरगाह ये भी इसी के किनारे, तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी देखते हैं टाइम ज्यादा हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रुद्रमा के बारे में बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सी होंगी। रुद्रमा ये वारंगल के काकतीय वंश की एक शासिका थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि काकतीय वंश से संबंधित थी। उन्होंने दक्षिणी तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वगंग शासकों और देवगिरी से उना शासकों को पराजित किया था। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इनके पूर्व जो रुद्रमा देवी के पहले गणपति महादेव और रुद्र 3 स्वतंत्र काकतीय शासक रहे थे, तो ये चौथी शासिका है। रुद्रमा ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इन पांड्य, गंग और सेवना शासकों को पराजित किया था। इटली के एक निवासी थे मार्को पोलो, ठीक है, आए थे उस समय पे, उन्होंने मार्को पोलो उन्होंने रुद्रमा देवी की काफी तारीफ भी की थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बतानी है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर उत्तराखंड, क्या ये सही है और ये कब स्थापित की गई थी, 1960 में स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल ये सही बात है, 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में ही है। और लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 और 1907 के मध्य में कानपुर, पुणे, सबौर इन सभी में बाकी जगह पर 6 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसने की थी, ड्यूरिंग 1901 टू 1905 6 एग्रीकल्चर, तो 1905 से लेकर के 7 के दौरान की गई थी, 1905 से लेकर के 7 में की गई थी, ना कि 1901 से 1905 के दौरान। ठीक है, वर्तमान में कितने विश्वविद्यालय हैं ये आपको बताना है, हिंट मैं दे देती हूँ, 3 हैं, और कौन कौन से ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसमें से एक इम्फाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो AMTM करके आप लोगों ने याद कर रखा होगा, असम, असम के बाद में मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप AMTM के नाम से भी जानते होंगे, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और पांचवी अनुसूची इनको छोड़ करके बाकी जगह पर लागू होती है, ठीक है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त जो किसी अन्य राज्य के क्षेत्र हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है, और ये उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से मिलान करना है इनका। कौन से देश ने कितने पदक जीते थे एशियाई खेलों में, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, करंट का ये क्वेश्चन था। चीन, जापान, कोरिया और भारत, इनमें से किसने कितने पदक जीते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो चीन ने कितने पदक जीते हैं? सबसे ज्यादा चीन ने ही जीते थे, 383 के आसपास। तो ये हो गया इसका। इसको 1 2 3 4 के हिसाब से काउंट करना आप। तो चीन ने जीते 383। ए का हो गया आपका 3, ए का हो गया 3, 2 ऑप्शन में हो गए, ठीक है। उसके बाद जापान में सबसे ज्यादा जापान ने जीते 188, 3 4। देन कोरिया गणराज्य ने जीते थे 190, कितने? कोरिया गणराज्य ने जीते 190, तो 1 हो गया इसका, 3 4 1 2। और भारत ने जो सबसे जीते थे लगभग 107 के आसपास थे, ठीक है। 107, 108, 109, 109 यहाँ पर दे रखा है, तो 107 भारत ने जीते थे, गलत टाइप कर रखा है, भारत ने जीते थे 107, ठीक है। तो 3 4 1 2 इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची को 1 और 2 से मिलान करना है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सी से होता है, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ये आपको यहाँ पर बताए गए हैं। स्कर्वी, जिसे कहते हैं सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी मसूड़े में सूजन से होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से होता है रतौंधी। B1 से बेरी और फोलिक अम्ल की वजह से होती है एरक्ता, यानी एनीमिया जिसको कहते हैं। तो आप मैच कर लिए, एक का हो जाएगा 3, ए का 3, विटामिन सी। अब इसको मैच कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कौन सा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। जो मेन आंसर है वो यही निकल करके आता है, तो आप देख लीजिए। हो सकता है ये ऊपर नीचे हो रखे हो, लेकिन आंसर इसका यही है, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, या गलत बात है, ये आपको बताना है। तो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन है, उसकी शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष निर्धारित की गई है? प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु जो है वो 6 वर्ष निर्धारित की गई है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 नहीं, कितनी है? 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से लेकर के 5 की आयु में 6 से 11 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो ये बी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा, जबकि ए हो जाएगा गलत। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 4 से 6 और प्राथमिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष की दिशा में निर्धारित की गई है। जो नई विद्यालय शिक्षा नीति है, जिसमें 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, 5+3+4, 3 2 बार 3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। कमेंट आप लोग भी करते रहिए, इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। और वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोयल इन रानीगंज, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण या एनसीडीसी का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। इनमें से बताना है कि समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करनी है। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन जो शुरू हुआ था वो हुआ था लगभग 1774 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड एनसीडीसी, इसकी स्थापना हुई 1956 में हुई। कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला जो चरण हुआ था वो 1972 में हुआ, और इसके बाद में जो दूसरा हुआ वो 1973 में शुरू हुआ। स्टेप हो गया। ये क्वेश्चंस थे। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 1975 में, 1975। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले रानीगंज में कोयले की स्थापना होती है, उसके बाद में यानी फर्स्ट देन फोर्थ आ जाएगा आपका 1956 में एनसीडीसी की स्थापना,
थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका तीसरा, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुई, और फिर उसके बाद में आपका आता है CIL की स्थापना 1975 में। गिवन बिलो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो आपको बतानी है। अजरशन है विषुवतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जो विषुवतीय बायोम है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम है, वो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है और हाईएस्ट बायोमास है। रीजन है देयर इज हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, इसी वजह से ये रहता है, तो दोनों सही है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विषुवतीय जो बायोम है आपका वो 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री एक्सांस के बीच में रहता है, और यहाँ पर पूरे साल हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, भारी वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जिनकी सघनता, जैव भार और जैव विविधता सर्वाधिक होती है। पृथ्वी का आधे से ज्यादा जो जंतु और प्रजाति हैं, उनकी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो हाँ, ये सही बात है, वो पहले थे जिन्होंने बंगला साहित्य के काफी ये मूर्धन्य लेखक, उपन्यासकार इनको कहा जाता है, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि करने वाले पहले भारतीय भी थे। दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली रचना भी रही है, और सीताराम वाज द लास्ट नोवेल। हाँ, ये सही बात है, तो ये दोनों क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे, दोनों आंसर सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी, और लास्ट था सीताराम। आनंद मठ इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास था, जिसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी किया है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ, तो ये 1969 में हुआ, 1969 में हुआ, 19 जुलाई 1969 एग्जैक्ट डेट थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये 1975 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना ये 1982 में हुआ। इसके बाद में जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा चरण, प्रथम चरण और दूसरा चरण दो है, तो पहला 1969 में, जो दूसरा चरण जो शुरू होता है वो 1980 में होता है, 1980 में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सेट कर लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग हुआ, सेकेंडली आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है, फिर दूसरा चरण आता है, फिर नाबार्ड की स्थापना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नाबार्ड से संबंधित कि ये किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था, तो उसका नाम है शिवरमन, ठीक है। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है PIN इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो बैंकिंग के लेन देन में पिन है, उस पिन का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म उसकी पूछी है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर उसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा ऑप्शन होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड वाराणसी इट्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इन 2023। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, तो ऑप्शन है SCO, G20, आसियान या यूनेस्को। SCO ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था, SCO, और ये 2022-23 के लिए घोषित किया गया था। SCO के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 8 देश मुख्य तौर पर शामिल हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत भी शामिल है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, अब इसमें और कंट्रीज भी शामिल कर ली गई हैं। नीचे दिए गए जो कथन हैं उनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। भारत में जो लवणीय मिट्टी है, यानी सैलाइन सोल्स इन इंडिया आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो लवणीय मिट्टी है वो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है सही है या नहीं है। तो हाँ, ये सही है, लवणीय जो मिट्टी होती है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण क्या है, जो सैलाइन सोइल्स है यानी लवणीय मिट्टी है, उसमें नमक की ज्यादा मात्रा होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो हाँ, ये सही है, तो दोनों आंसर आपके सही हो जाए, बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए आंसर आपका हो जाएगा। ये जो लवणीय मिट्टी है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, इसमें वनस्पति भी काफी कम पाई जाती है। जो सैलाइन सोल होती हैं उनका विकास मुख्य तौर पर जो ड्राइड और सेमी ड्राइड एरिया होती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है और खराब जल निकासी, या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा जल की कमी है उन क्षेत्रों में पाई जाती है, या अधिक मात्रा में जल है। इस मात्रा में मुख्य तौर पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है। सोडियम ज्यादा होगा क्योंकि नमकीन है, सलाइन मतलब खारी है, लवणीय है, तो सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम भी ज्यादा है, मैग्नीशियम भी ज्यादा है, कैल्शियम भी ज्यादा है, तो दोनों सही है।
इसमें अगर जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं तो लवणीय मिट्टी को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। आपको बताना है लवणीय मिट्टी का जो प्रसार है वो कहाँ-कहाँ पर है। ठीक है, इस मिट्टी को कुछ क्षेत्रों में रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पर इसका जो प्रसार होता है वो पश्चिमी गुजरात और पूर्व तट का जो डेल्टा है, जिसमें सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भी शामिल है, और इसके अलावा अभी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी जो क्षेत्र है, ठीक है, यूपी का, वहां पर ज्यादा सिंचाई की वजह से भी सैलाइन सोल पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो शहादत खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, तो ये अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, शहादत खान ने ही स्थापना की थी अवध की। मुगल दरबार के ईरानी सिया गुट का ये एक सक्रिय सदस्य था और उसने नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी अवध की फैजाबाद स्थापित की थी। He took part in a conspiracy against सैयद ब्रदर्स, ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हाँ, उसने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया था। दरअसल मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ इनकी षड्यंत्र की शुरुआत होती है, जिसमें शहादत खान ने जो सम्राट था, ठीक है, मोहम्मद शाह, उसका साथ दिया था। और नादिर शाह के आक्रमण के समय उसने शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने 1739 में आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि इसका जो उत्तराधिकारी था उसका भतीजा और जो दामाद है सफदरजंग, वो मिलकर के इसके अगेंस्ट साजिशें कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। Rabi crops in India are predominantly cultivated in northern western states like Punjab and Haryana. भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ये बताना सही है या नहीं। रीजन क्या दे रखा है कि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो क्या ये सही है? तो रबी की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राज्यों में तो होती है, लेकिन ये पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर निर्भर रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो रबी की फसल होती है उस टाइम पे क्या आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश हो जाती है। इस वजह से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर निर्भर नहीं है। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस का जो कुजबास क्षेत्र है उसके संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। तो द रीजन इज रिच इन कोल एंड आयरन ओर, यह क्षेत्र कोयला और लोह अश्क में समृद्ध है। दूसरा है नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। कौन सा इसमें से सही है, कौन से कूट सही है, ये आपको बताना है। तो ये दोनों बात सही है, एक और दो दोनों सही है, क्योंकि रूस का क्षेत्र है ये कुजबास क्षेत्र, जो कोयला और लोहा के लिए काफी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में नोवोसिबिर्स्क एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। रूस में एनर्जी का मुख्य जो सोर्स है वो कोयला को माना जाता है, और इसका भंडार मुख्य रूप से कुजनेट्स जो बेसिन है, जो न्यूज में भी था, साइबेरिया क्षेत्र में, और वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है, वो यहाँ पर है औद्योगिक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त रूस में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनके जो मुख्य भंडार है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। टू स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। तो बताना कौन सा सही है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। तो हाँ, ये सही बात है। ठीक है, तो ए तो सत्य है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसमें विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, सीमित सत्याग्रह इसको कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश उस समय पे जारी कर रही थी। अभिव्यक्ति की आजादी और जो थी वो सभा और संगठन करने का अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी, जिसकी वजह से जो देश भर के मजदूर हैं उनको परेशान किया जाता, गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला जा रहा था। इस वजह से जन संघर्ष छेड़ना उस समय पे सही नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचे। क्या ये सही है? तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल गलत, अभी मैंने बता दिया उसका रीजन क्या था। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा सही है, ये बताना है। तो
ये वह ब्रह्म समाजी नेता थे और समाज सुधारक थे, ये बताना है। तो ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे, बिल्कुल ठीक है बात है। इन्होंने इनकी जो स्वतंत्र चेतना थी, उन्होंने ही अपने जीवन में बहुत से सामाजिक बुराई और कुप्रथाएं थी जो ब्रह्म समाज के झंडे के तले थी, उनका विरोध किया था, जाति प्रथा के खिलाफ थे। 1892 में इन्होंने न्यू इंडिया नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, और न्यू इंडिया नाम की साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया, तो बिल्कुल ठीक बात है। 1892 में इन्होंने किया था। इनकी कुछ और भी पत्रिकाएं, जिसमें स्वराज है, बंगाली है, ये इनकी पत्रिकाएं थी, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 49। मैच लिस्ट फॉलोइंग बतानी है आपको, कौन कौन सी होंगी। तो बरौनी पता है बिहार में है, ठीक है। बोगाईगांव असम में है, मैच करने थे। बीना मध्य प्रदेश में है, और कोयली गुजरात में है। अब इनको मैच कर लेना, कौन सा सही होगा उस हिसाब से देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। इफ a by h is plus y by b is equal to 1, then b by y plus z by c is equal to 1। तो अब बताना है कि h by a plus c by z क्या होगा। तो कर लेते हैं एक बारी क्वेश्चन। a by h प्लस y बाई बी है, तो इसको लिख लेती हूँ मैं 1 माइनस वाई बाई बी। अब इसको सोल्व करेंगे तो b माइनस वाई अपॉन b इज इक्वल टू होगा a बाई एच के। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, b बाई वाई है इज इक्वल प्लस जेड बाई सी, तो जेड बाई सी, अब दोनों को सेम सेम कर लेते हैं, जेड बाई सी है, तो जेड बाई सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस बी बाई वाई के। अब इसको सोल्व करोगे तो y माइनस बी अपॉन वाई, यहाँ b माइनस वाई, यहाँ पर ये है, दोनों की कंपैरिजन हमें करनी है, मतलब जोड़ना है ना, पूछा है। तो अगर माइनस कॉमन निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं एक यूनिट, ये -1 होता है, तो जब जोड़ोगे दोनों को, यानी a बाई एच प्लस जेड बाई सी जोड़ोगे तो कितना आंसर रह जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस की यूनिट है, एक माइनस की यूनिट है, ध्यान रखना है इस बात को। जब जोड़ोगे दोनों को तो b माइनस वाई और b माइनस वाई ही बचता है, b भी कट जाएगा आपको आपका। तो अब यहाँ पे पूछा गया h बाई ए, यानी उल्टा कर रहा है इसको, तो आंसर अगर ऐसे घटाओगे तो 0 बचता है, बट 0/1 अगर करते हैं तो 1 ही रहता है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, तो हम इनको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत लंबी क्लास हो गई है, सो जाइए जिन लोगों ने क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, पढ़ते जरूर रहिए, एग्जाम में टाइम बहुत ही कम है। धन्यवाद।